Ladies and gentlemen, we have डॉक्टर चंदन कुमार विद अस। और इस बार इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार एफएमजी एग्जाम पास किया है। तो सबसे पहले डॉक्टर चंदन कुमार, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, पहले स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। यस सर, माई सेल्फ डॉक्टर चंदन कुमार। मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। और आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम रशिया। एंड आई क्लियर्ड माई एफ एम जी एग्जामिनेशन इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑसम, दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जैसे मैं आपके कॉलेज भी विजिट किया था, वहाँ पे आप लोग की भी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो आप लोग का जो सीरियसनेस है जो सब्जेक्ट्स को लेकर के, वो आपने अपने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर लिया था या फिर इंडिया में आने के बाद आप लोग बहुत सीरियस हुए थे? एक्चुअली सर, जब हम फर्स्ट ईयर में यहाँ से गए थे तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ फर्स्ट टाइम मिलता है, वो भी फॉरेन कंट्री में। तो इतना हमने पढ़ा नहीं था और हमने इतना सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ करना पड़ेगा और एट द एंड हमारा एग्जाम इतना डिफिकल्ट होगा। और इसके निकलने के चांसेस इतने हैं उतने हैं। हम इंजॉय कर रहे थे फर्स्ट ईयर। हम्म। बट सेकेंड ईयर से मैं बहुत सीरियस हो गया था। और सेकेंड ईयर से यूनिवर्सिटी ने मुझे स्टूडेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर दिया था। हम्म। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को हेल्प भी करता था। और मैं दिन भर सबको हेल्प करने के बाद रात को मैं अपने आप के लिए जरूर टाइम देता था पढ़ाई के लिए। तो सेकेंड ईयर से मैं सीरियस हो गया था। और थोड़ा बहुत नहीं भी तो 1 से 2 घंटे 3 घंटे ऐसे कर करके मैं डेली पढ़ता था सर। हाँ, नहीं, मैंने आपको देखा था जब हम लोग वहाँ पे क्लास ले रहे थे, तो उस टाइम में जो स्टूडेंट्स की जो लीडरशिप आपके हाथों में ही थी, है ना। आप स्टूडेंट्स को भी देख रहे हो, साथ में मैनेजमेंट के साथ में भी, ऑफिस के भी सारे काम, है ना, उसके साथ भी क्लास अटेंड करते थे। तो मुझे ये तो लगा था कि भाई ये डॉक्टर चंदन है, बड़ा सीरियस बच्चा है ना। तो ये तो हमें लग गया था वहीं पे। सर सच पूछो तो सच पूछिए तो मेरा जो बेस्ट जो टाइम था तैयारी करने का, जब एराइज के फैकल्टी के तौर पे डॉक्टर खलील सर गए थे और आप गए थे, वहां से मेरा जर्नी मुझे पता लगा कि सर एफएमजी एग्जामिनेशन कैसे तैयारी किया जा सकता है, कंटेंट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और आप लोगों का जो मोटिवेशन था, हर आधे घंटे में 2 घंटे में एक ऐसा मोटिवेशन आता था जिससे हमें लगता था कि यार हम कर सकते हैं। इससे पहले हमें डाउट होता था कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन थैंक्स टू यू सर, और थैंक्स टू अराइज मेडिकल एकेडमी जो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि मुझे मजबूर कर दिया इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। नाइस। तो सबसे पहले आप ये बताओ, जो आपने एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पास किया, तो सबसे पहले आई आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डिफाइन एफएमजी एग्जाम। आपको कैसा लगा पेपर का जो एक लेवल था, और है ना। तो ये एग्जाम के बारे में आप बताइए। सर एग्जाम के बारे में पहले से फियर तो अंदर था ही कि पेपर डिफिकल्ट होता है। एज अ परसेंटेज पासिंग देखता था कि कभी 3% रिजल्ट आते हैं, कभी 10% रिजल्ट आता है। तो अंदर फियर तो रहता था। लेकिन जब एक्चुअल में हमने जब 6 महीने तैयारी किया दिल्ली अराइज ज्वाइन करके, फिर फर्स्ट डे से मैं ऐसा मान के चलता था कि मुझे जीरो आता है। मैं कभी ये नहीं समझा कि मैंने इतना पढ़ा था और मुझे बहुत कुछ आता है। मैं यही समझा था कि मुझे जीरो आता है और मुझे जीरो से स्टार्ट स्टार्ट किया था। और हम्म। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते गया, फिर मुझे एग्जाम का लेवल पता लगने लगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हम्म। आप को इस तरह से सोचना है। जो हमारा ये पेपर था अभी जब मैंने जो फर्स्ट टाइम में क्लियर किया, सर पेपर डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट टू स्कोर था, बट इजी टू पास था, पास कर सकते थे आप। और वही मेरे साथ भी हुआ। सर एराइज में फर्स्ट डे से मैं बहुत मेहनत करता था। मैं फर्स्ट डे से ही जो चीजें फर्स्ट डे पढ़ाया गया उसको घर जाके मैंने उसी दिन कंप्लीट किया। हम्म। 100% तो नहीं तो 70% जरूर मैं उसको रिव्यू कर लेता था सोने से पहले। हम्म। और तभी मैं सोता था। नेक्स्ट डे भी सेम स्केड्यूल होता था, क्लासेस आते थे हम लोग। और हम्म। 40 से 50% तो सर रिटेन हो जाता था क्लास में, जो टीचर जैसे हमें पढ़ाते थे, आप पढ़ाते थे, खलील सर या जो भी जितने भी फैकल्टीज थे। और घर जाके फिर मैं अगर 10 से 20% भी रिगेन कर पाता था तो मेरा परसेंटेज जाके 70% हो जाता था सर एट द एंड ऑफ द डे। तो पेपर इस बार का डिफिकल्ट था बट इजी टू पास था। इजी टू पास ऐसे क्वेश्चंस थे सर जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना नहीं था, कंटेंट पे ध्यान देना था जो हमने पढ़ा था क्लासेस में। और उससे सिलेक्शन हुआ भी है उसी। जिनका नहीं हुआ सर, हार्ड हार्ड लक इन द एग्जामिनेशन हॉल।
मेहनत उन्होंने भी किया था। और आई होप कि जून के एग्जामिनेशन में उन सभी का हो जाएगा। आपका यूनिवर्सिटी का जर्नी एक बार बताइए सबको, आपके जो यूनिवर्सिटी है, पॉम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, राइट? सर यूनिवर्सिटी से पहले मैं थोड़ा अपना अपना स्ट्रगल थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यस प्लीज। जैसे मैंने जब ज्वाइन किया रशिया में फॉर्मस्टर में, उससे पहले मेरी फादर की डेथ हो गई थी। तो दैट लाइफ वाज सो स्ट्रगल फॉर अस। और घर में मम्मी को छोड़ के बाहर जाना, बट फिर भी मैंने वो डिसीजन लिया बाहर जाना, क्योंकि आई वॉज नॉट गेटिंग सीट्स इन इंडिया, इंडियन मेडिकल कॉलेजेस, सो आई डिसाइडेड टू गो रशिया। और वहां जाने के बाद फर्स्ट डे से ही मुझे ऐसा था कि मुझे पढ़ना है, बट कॉलेज का लाइफ फर्स्ट ईयर में थोड़ा अच्छा लगता, तो एंजॉय भी करता था, पढ़ता भी था। सेकेंड ईयर से मैं यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बन गया, तो और थोड़ा सीरियस हो गया वहां पे। तो मेरा इमेज ऐसा था, कूल एंड काम बॉय, सबका हेल्प करना, कभी एग्रेसिव नहीं होना। और मैंने फ्रेंड्स लाइफ बहुत इंजॉय किया सर वहाँ पे। और वहाँ से लीडरशिप क्वालिटी सीखा मैंने, कैसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया गया, टाइमिंग मैनेजमेंट सीखा, मैच्योरिटी सीखा, कैसे मैच्योर होना है। बहुत सारी चीजें सर मैंने वहीं से सीखा है, अपने कॉलेज लाइफ से ही। एक चीज पूछना चाहूंगा आपकी, आपने बताया कि आपकी जो आपके डैडी एक्सपायर करके, राइट? तो मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट सर, फर्स्ट ईयर में घर में जो भी बचे थे पैसे, वो सोच के गया था। फिर मैंने ये सोचा था कि जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं उसको बेच के मैं अपने पापा के सपनों को पूरा जरूर करूंगा, क्योंकि उनका ही सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, एमबीबीएस डॉक्टर बनूं। और अपने सोसाइटी के लिए और अपने जितने लोग हैं इन सभी का मैं सेवा कर पाऊं, क्योंकि वो हमेशा सेवा भाव पुण्य में विश्वास रखते थे। तो उनका ही सपना लेके मैं आगे बढ़ा था। हम्म। लेकिन सेकेंड ईयर में थैंक्स टू रूस एजुकेशन, जो मुझे आगे आके उन्होंने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी मेंटली भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और थैंक्स टू चेयरमैन ऑफ रूस एजुकेशन डॉक्टर वसीम सर, जो मुझे याद है, जब जब उनसे मैं मिला तो वो मेरे कंधों पे हाथ रख के यही बोला, बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे हर सपनों के पीछे हूँ और मैं हर सपने को साकार करूंगा। और उसके साथ साथ मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सर डॉक्टर विकास सक्सेना सर का। एज अ लीडर, एज अ मेंटोर, एज अ ब्रदर, वो हमेशा मेरे साथ रहे और हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया है। और आज मैं सर आपके सामने बोल पा रहा हूँ या आपके सामने हूँ, मैं उनके वजह से भी हूँ। ट्रू। तो थैंक्स टू हिम ऑल्सो सर। नाइस। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैंने देखा आपको वहां पे। आई थिंक जब मैंने आपकी क्लास लिया था उस टाइम आप फाइनल ईयर में थे, राइट? है ना? ठीक है, चलिए। तो यूनिवर्सिटी भी आपकी अच्छी लाइफ रही वहां पे। तो ओवरऑल अब ये बताओ, लास्ट 6 मंथ जो होता है जब आप यूनिवर्सिटी डिग्री लेकर के आते हो इंडिया में, आप 6 मंथ जो होता है जहाँ पे आप एमसीआई के लिए कोचिंग करते, आप दिल्ली में थे, दिल्ली अराइज पे, राइट? तो वो 6 मंथ्स पे जितने भी आपको बहुत सारे प्रेशर झेलने होंगे, है ना? फिर 19 सब्जेक्ट, 4 टाइम्स रिवीजन है ना? तो मतलब जो भी आपका, मतलब जो 6 मंथ्स होता है, डिफिकल्ट जर्नी होता है। आप इसको कुछ लाइंस में एक्सप्लेन करिए। सर जब मैं पहले मैं ये बताना चाहता हूँ सर, मैं एराइज क्यों ज्वाइन किया। हम्म। एराइज ज्वाइन करने का रीजन सर आप और खलील सर थे। अच्छा। कि जब आप वहां पे आए फर्म में, तो आपने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, एक जैसे माहौल होता है कि आप सब भी डॉक्टर्स हो और डॉक्टर्स बन रहे हो। ये हमें पहले लगता था कि चलो हम मेडिकल कॉलेजेस में आ गए, लेकिन रियल डॉक्टर की फीलिंग सर जब आप आए और खलील सर आए, तब हमारे अंदर आया। और तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे एराइज जाना है। और जो भी मेरे से भी पूछता था, मैं उनको यही बोलता था मैं एराइज जाता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ आए वहाँ पे। और हम्म। 6 मंथ की जो जर्नी रही है सर, मैं सिंगल मिनट भी मैं अपने आप को ये सोचा कि वहां पे मुझे वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट डे से क्लास ज्वाइन किया, फर्स्ट बेंच पे जाके बैठता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक भी चीज मिस ना करूं, कुछ भी हो मैं उसको पढूं और घर जाके मैं इस चीज को अच्छे से रिवाइज कर पाऊं। और मैं किसी मैरिज में, कोई पर्व हो, कोई त्योहार हो, मैं घर नहीं आया। जहां मैं मम्मी से आधे आधे घंटे बात करता था, वहां मैं 2 सेकंड 3 सेकंड बात करने लगा था मम्मी से, कि मम्मी मैं ठीक हूँ, खाना खा लिया हूँ, पढ़ रहा हूँ। मम्मी भी देखती थी कि पढ़ रहा है। मम्मी ये बोलती थी, इतना मत पढ़ो, हेल्थ का ध्यान रखो, एग्जाम है आज न कल तो निकल जाएगा। मम्मी ऐसा बोलती थी। लेकिन सर जो 6 मंथ का जर्नी है, मैंने अपने आप को पूरा फुल टाइम दिया वहां पे। और
मैंने अपने साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऑनेस्टली से उस चीज को पूरा किया है। नाइस नाइस। तो और एक ओवरऑल और चीज सर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे से मुझे जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया था, तो फर्स्ट डे मुझे ऐसा लगा था कि यार इतना छोटा नोटबुक है, इससे कैसे पूरा क्लियर होगा, क्योंकि मैं जो पढ़ के आया था, मैं बुक से पढ़ के आया था, तो लगता था इतना है या इतने सारे को इतने छोटे चीजें में कैसे समेटा जा सकता है। लेकिन जैसे जो मैं पढ़ता था और क्वेश्चंस करने जाता था और वो क्वेश्चन मेरे से लग जाते थे, फिर मुझे बिलीव होना स्टार्ट हुआ। और खलील सर का एक सेंटेंस था जो मुझे हमेशा याद रहता था कि इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट, इट्स ऑल अबाउट द कमिटमेंट। तो वो चीजें मैं हमेशा याद रखता था सर, और मैं कंटेंट से ज्यादा कमिटमेंट पे ध्यान दिया। और जो भी मुझे मिला वहां पे राइज में, मैंने सिर्फ उसी को फॉलो किया, उनके एक एक स्केड्यूल को फॉलो किया। और मैं कहीं इधर उधर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं गया सर। 6 महीने में स्टक किया, उनके सारे टेस्ट एंड डिस्कशंस को ज्वाइन किया, मैंने जीटी किए। मैंने जीटी एक भी बाहर से नहीं दिया सर, मैंने पूरा जीटी, मैंने राइज को फॉलो किया। और कुछ कुछ टॉपिक्स थे ऐसे जहां लगता था कि मुझे ये चीजें समझ नहीं आई, मैं उन टीचर से पढ़ा था और मुझे वो समझ आई थी, तो मैं उस चीज को एक बार जाके देख के और वापस से सेम कंटेंट में आ जाता था। मैं राइज को, मैंने प्योरली राइज को फॉलो किया सर। आपने सारे सब्जेक्ट 4 टाइम्स रिवाइज किए थे, जो आपने पूरे 19 कंप्लीट किए थे या कुछ छोड़े भी थे आपने? सर इसके पीछे भी एक कहानी है कि मैंने पूरे 19 क्यों रिवाइज किए, और मैंने 3 से 4 बार रिवाइज किए पूरे 19 सब्जेक्ट। नाइस नाइस, वेरी गुड। मेरे मेरे पास, मैं जिस लाइब्रेरी में जहाँ पे बैठा ज्वाइन किया था, अराइज में ही लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, मेरे बगल में एक सीनियर थे जो वो उनका 6 मार्क्स से नहीं हो पाया था। तो मुझे हमेशा से ये लगता था सर, जो सक्सेस करते हैं उनसे तो बात करनी भी चाहिए, लेकिन जो फेलियर होते हैं उनसे भी कभी कभी बात करनी चाहिए, सही बात है, हाँ। क्योंकि उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम्म, तो हम्म, मैंने उनसे बात किया कि आपका इस बार एग्जाम क्यों नहीं हुआ, तो सर उन्होंने ये बताया कि मैंने इतने सब्जेक्ट ये छोड़ दिया था, और हम्म, साइकेट्री और ये सब भी बताया उन्होंने कि छोड़ दिया था, और मैं पढ़ के नहीं गया था, तो हम्म, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे सर वहां से सीख मिली कि मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन सर मैं 19 सब्जेक्ट को रिवाइज करके जाऊंगा। और सर एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ, मैंने पीएसएम को लगभग 7 to 8 टाइम्स रिवाइज किया है, बहुत क्योंकि बढ़िया। मुझे ऐसा लगता था कि पीएसएम मेरा बहुत वीक है। और मैं फर्स्ट टाइम सच में पढ़ रहा था पीएसएम, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में भी नहीं पढ़ा था। और एराइज में आके मैंने मोहित सर से पढ़ा, ही इज द ग्रेट पर्सन सर, और पीएसएम के गुरु एंड गॉड कह सकते हैं सर आप उनको। और उन्होंने जैसे पढ़ाया और उसी को मैंने बार बार फॉलो किया, और 7 to 8 टाइम्स मैंने रिवाइज किया। और थैंक्स टू हिम कि इस एग्जाम को क्लियर करने में सर पीएसएम ने बहुत बड़ा रोल इस बार मेरे बहुत लिए। सारे क्वेश्चंस थे, मोर देन 40 क्वेश्चंस थे पीएसएम से, राइट? यस सर, यस सर, राइट सर। वेरी ट्रू। ठीक है, चलो आप ये बताओ, जो आपके जो भी जूनियर्स है आपके कॉलेज में, जो लोग अभी 4th ईयर में 5th ईयर में हैं, आप उनके लिए एक एज अ सीनियर आप क्या सजेशन देना चाहते हो? मैं उनको अभी ये कहना चाहता हूँ कि सर जो अभी 3rd and 4th ईयर में, उनके पास पूरा टाइम है अभी। हम्म, जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उस सभी को उनको पढ़ के आना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट स्किप ना करे। हम्म, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, साइकेट्री हो, एफएमटी हो। बच्चे छोड़ देते हैं लास्ट में कि एफएमटी साइकेट्री से 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एग्जामिनर सर पता नहीं अब ब्लूप्रिंट नहीं फॉलो करते हैं। तो साइकेट्री से भी 10 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, अभी 15 क्वेश्चंस आते हैं। एफएमटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्थो से क्वेश्चन सर मैक्सिमम आ रहे हैं अभी। तो अभी से अगर वो बेसिक्स कंप्लीट करके आएंगे, अगर वन टाइम भी पढ़ के आते हैं, तो एराइज है यहाँ पे उनको 6 महीने अच्छे से संभाल लेगी। हम्म। तो बेसिकली जो लोग अभी कॉलेज में, उनके लिए बेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके आप सब्जेक्ट वहीं पे कंप्लीट करके आओ, क्योंकि राइट इंडिया सर, में जो जो भी। टाइम होता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, राइट है? जब आप लोग डेली अराइज में बैठे होगे, आपको लगता है ना 5-6 मंथ्स कैसे निकल जाता पता नहीं चलता, राइट? है ना, समय पूरा एकदम सब्जेक्ट दौड़ भाग की जिंदगी हो जाती है नहीं? तो राइट सर, आप मतलब जितना ज्यादा सब्जेक्ट वहां पे कंप्लीट करके आओगे, इंडिया में आपको उतना अच्छा सिर्फ रिवीजन का टाइम मिलेगा, राइट? वो ज्यादा आपको ज्यादा अच्छा हेल्प करेगा। तो जितने भी लोग अभी यूनिवर्सिटी में हैं, 4th ईयर में, फाइनल ईयर में, आप प्लीज मोस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट्स वहीं से फिनिश करके आओ, राइट? ओके। और सर मेरा ये भी कहना है ना कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, कोई भी जैसे आपको क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको वो भी देखना है, इम्पोर्टेंट क्योंकि बात है। मेडिकल सर ऐसा फील्ड है कि 19 सब्जेक्ट्स आप जब तक
जिंदगी है तब तक पढ़ते रहिए, फिर भी कम है। तो हम्म। ये चीजें। और मैं एक चीज अपने आप को सर ऐसा भी समझता हूँ कि जैसे कोई सब्जेक्ट का नाम है रेडियोलॉजी, शुरू आर से होता है एंड वाई से होता है, वहां भी ए टू जेड नहीं है। तो हम्म। आपको हर सब्जेक्ट में ए टू जेड पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बेसिक्स पढ़ना है आपको, बेसिक्स नॉलेज अच्छे रखने हैं, और जहाँ से क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं सर। सही है। तो ओवरऑल मतलब सब्जेक्ट्स आप अच्छे से करिए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी समझना है कि भाई ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये टॉपिक्स को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं बीच में, राइट? ठीक सर। ठीक है। ठीक है, अब ये बताइए आप कि अभी जो जो लोग इस बार फेल नहीं हो पाए, तो जो लोग इस बार मतलब पास नहीं हो पाए, है ना, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ तो आपने रियलाइज किया होगा, कुछ मिस्टेक्स। मैं वो मिस्टेक्स जानना चाहता हूँ जो आपने देखा होगा, लाइब्रेरी में आपके साथ में दोस्त भी रहे होंगे, है ना, या फिर कुछ लोग का होता है, कुछ लोगों ने बहुत रिवीजन किया, कुछ लोग मॉक एग्जाम नहीं लिखते कभी कभी, या कुछ लोग मॉक एग्जाम लिखते हैं उसको रिव्यू नहीं करते हैं, है ना। तो कुछ तो मिस्टेक्स जो आपने रियलाइज किए होंगे कि नहीं यार, ये चीज को आई थिंक हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, ये मिस्टेक्स। सर जैसे कि अभी आज के बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त भी थे, वो घबरा गए जल्दी से कि इतने सारे चीजें कैसे पढ़ा जाए इतने कम समय में, तो वो रैपिड रिवीजन पे आ गए, वन शॉर्ट। लाइनर पे आ गए। और हम्म। जीटी लिखने से डरते थे कि जीटी में कम स्कोर आएगा तो वो डिप्रेशन में जाएंगे। लेकिन हम्म। मेरा मानना है सर, अगर आप 6 मंथ में जीरो से भी स्टार्ट करते हैं, और हम्म। थ्रू आउट द कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया गया आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो हम्म। सिलेक्शन आपका पक्का होगा। मेरे दोस्त या मैंने भी जो मिस्टेक किए हैं सर, मैंने जैसे कुछ शुरू में कुछ एग्जाम्स थे, मैं ये सोचा कि मेरे 10 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तब जाके मैं जीटी दूंगा या फिर एग्जाम्स देना शुरू करूंगा। वो मैंने लेट थोड़ा स्टार्ट किया था, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका फर्स्ट स्टडी खत्म हुआ वहीं से आप जीटी लिखना, मेरा मानना है कि जीटी वहीं से लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। सही बात है। और और आपको जैसे क्लिनिकल क्वेश्चंस पे जितना ध्यान देना है, वन लाइनर पे भी सेम इतने ही ध्यान देना है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है। 50% क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जो वन लाइनर भी है। तो हम्म। इस एग्जाम में ऐसे ही हुआ कि सर वन लाइनर क्वेश्चंस आया और ऑप्शंस ट्रिकी था, तो हम्म। इसीलिए इस एग्जाम में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट मुश्किल इजी नहीं। टू पास। राइट। ओके, ठीक है। तो ये बताओ, चलो आप ये बताइए कि द बेस्ट सजेशन, व्हाट वुड यू लाइक टू गिव टू देम, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जून में अभी एग्जाम लिखेंगे ना, तो आपके हिसाब से आपके तरफ से एक बेस्ट सजेशन दीजिए। सर जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं उनको सजेस्ट कर लूंगा कि आज से ही शुरू करें, जब ये वीडियो देखना शुरू करें या फिर जहां भी हो, अगर वो सोच रहे होंगे कि मुझे आज से पढ़ना है, अभी से पढ़ना है, तो अभी से पढ़े। जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, गुड कि वो स्टार्ट कर दिए। और उनके लिए ये सजेशन है कि अभी बिल्कुल आप एग्जाम के बारे में मत सोचे कि पीछे क्या हुआ। अभी आपका जो जून का पेपर है उसके बारे में सोचे। और जो आपने अगर जीटी कम दिया है तो वो जीटी मैक्सिमम दे आप, क्योंकि जीटी आपको बहुत हेल्प देगा, क्योंकि वो रियल सिचुएशंस क्रिएट करता है सर एग्जामिनेशन हॉल में। जो हम यहाँ टाइमिंग मैनेजमेंट देखते हैं, मेरी एक फ्रेंड थी सर, उसने 15 क्वेश्चंस मेन एग्जाम में छोड़ के आ गई। मैंने उससे पूछा भी था कि इसका रीजन क्या था, तो बोलती कि मेरे जीटी में भी ऐसे ही होता था। तो सर मैं ये मानता हूँ कि अगर जीटी में आप यहाँ पे अगर टाइमिंग मैनेजमेंट और रियल सिनेरियो को फेस कर रहे हो, सेम सिचुएशन आपको सर एग्जामिनेशन हॉल में मिलना है, तो जीटी आप मैक्स टू मैक्स जीटी दें। जो कंटेंट है आपको बार बार उसी को रिवाइज करें, और टेस्ट एंड डिस्कशन ज्वाइन जरूर करें, और स्टे फोकस रहें, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। नाइस। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट अराइज दिल्ली, स्टाफ्स, फैकल्टीज, आपके दोस्त लोग? सर मैं मैं टाइम लूंगा सर इस पे बोलने के लिए, क्योंकि एराइस ने जो मेरे लाइफ में जो अहम किरदार निभाया है सर, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। ऋत्विक सर, बहुत कम लोग उनको याद रखते हैं, लेकिन सर मैं उनको बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मैं जहाँ दिल्ली पे ज्वाइन किया था, जब भी मैं उनको कॉल करता था, वो हमेशा मेरा कॉल पिक करते थे। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी, मैं उनको बोलता था, वो बोलते थे हो जाएगा। कभी उन्होंने मना नहीं किया, और नहीं मेरे लिए ही सिर्फ नहीं, वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स थे, ज्यादातर मेरे से पॉम के स्टूडेंट्स थे, तो पीएसएमई को वो कांटेक्ट में रहते थे, तो वो भी अगर हेल्प के लिए जाते तो उन्हें भी कभी मना नहीं करते थे। और सर उसके बाद मैं टीचर्स सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ, स्पेशली आपको सर, खलील सर को,
प्रियान जैन सर को हमेशा बोलते थे कि आसमान फाड़ देंगे। उनका एक और जो मोटिवेटेड लाइन होता था सर, मेरे लाइफ को हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है कि एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। तो ये छोटी छोटी चीजें सर बहुत असर डालता है। हम्म। ईएनटी फैकल्टी सर राजीव धवन सर, वो बोलते टीएलसी करके उन्होंने एक टर्म दिया कि थिंक लाइक क्लिनिशियन। तो है तो सर ये छोटा छोटा टर्म, लेकिन हमारे लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। नाइस, तो वेरी। अराइज हमारे, सर अराइज में एक और चीज था कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था यहाँ पे। क्योंकि मैं अपने दोस्तों से सुनता था और दूसरे इंस्टीट्यूशन में कि बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। मैंने सर यहाँ देखा है कि रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे तक क्लासेस खुले रहते थे, और यस। वहां पे बच्चे 150 से 200 प्लस स्टूडेंट्स रात रात भर पढ़ते थे। तो ये इन्वायरमेंट यहाँ पे बहुत हेल्प किया सर मुझे भी। कभी वेरी मैं लो फील करता था तो उनको देख के लगता था यार ये अभी पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना चाहिए। नाइस। अभी प्रसन्न विज सर सर, उन गायनेकोलॉजी गायने भी बहुत हेल्प किया। गायनी मेरा सर बेस्ट सब्जेक्ट था अभी, और मैं हमेशा अच्छा स्कोर करता था गायनी में। तो प्रसन्न विज सर को भी मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सर्जरी सर, सर्जरी भी मेरा अच्छा ही था। प्रीतेश सर से मैंने पहले पढ़ा ही था, ऑनलाइन पढ़ा था उनसे और प्रसन्न विज सर से। और वो सेम कंटेंट मैंने फॉलो भी किया, राइज में ही सेम टीचर्स मिले मुझे, तो वो दोनों सब्जेक्ट मुझे बहुत हेल्प किया सर इसमें। नाइस, वेरी गुड। एक जो और चीज सर मैं बोलना चाहता हूँ, मैं भूल गया मेंशन करना खलील सर के बारे में। कि सर एग्जाम से एक दिन पहले खलील सर आए थे हमारे दिल्ली ब्रांच में, और उस टाइम ऐसा लगता था कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो खलील सर ने बोला कि ये नेचुरल है भूलना, आपको लगता है कि आप भूल गए हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे क्वेश्चंस आएगा तो आपको लगेगा कि हम जानते हैं। तो उसी समय ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने एक क्वेश्चन फ्लैश किया, और वो क्वेश्चन था ईडीएच का, और सभी ने आंसर किया ईडीएच। तो सर ने यही बोला कि देखो आपको पता नहीं था ना अभी तक, जैसे ही सामने आया तो आपको लग गया ना कि ये ईडीएच का है क्वेश्चन है, ट्रॉमा का क्वेश्चन है। सेम वैसे ही आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी होगा। तो उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा कि यार चलो अच्छा होगा हमारा एग्जामिनेशन हॉल। सेम डे सर मैंने आपको कॉल किया था, मैं बहुत एनजाइटी में था, मुझे लगता था क्या होगा नहीं होगा, मैं भूल रहा हूँ। आपने मुझे एक ही लाइन बोला कि आपने बहुत दुआएं कमाए हैं, वो आपने बहुतों को हेल्प किया है, और आपने इतने दिन से अच्छा पढ़ा ही है, तो एक दिन से कोई अभी फर्क नहीं पड़ जाता। आप अभी अपने आप को कूल एंड काम करो, एग्जामिनेशन आपका होगा ही होगा। खलील सर भी, खलील सर से मैं जब भी बात करता था तो उन्होंने मुझे एक चीज बोला कि मैं बहुत कम बच्चों को बोलता हूँ कि तुम्हारा पेपर हो जाएगा, और उनमें से आप एक हो। तो ये छोटी छोटी चीज सर मुझे बहुत ऑलवेज मोटिवेटेड रखता था, और ये एग्जामिनेशन क्लियर करने में बहुत हेल्प किया। आखिरी लास्ट में जो 7 to 10 days होता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर वाला होता है। उसमें आप ऐसा तो कुछ नया नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत प्रेशर बहुत होता है। आपके साथ भी होगा लास्ट के 7 to 10 days में? 7 to 10 डेज सर ऐसा था, मुझे नींद नहीं आता था। बट सोने, आपने ही बोला था नींद नहीं आएगी लेकिन आंख बंद करके रहना। तो वो ट्राई करता था सर, मैं आंख बंद करके 2-2 3-3 घंटे रहता था। एट द एंड कभी ना कभी नींद आ ही जाती थी, चाहे वो 3 घंटे के लिए 4 घंटे के। शुरू के डेज में मैं सर हमेशा 6 से 7 घंटे नींद लेता था। क्योंकि आपने मुझे पहले भी बोला था कि अगर नींद अच्छे लोगे, हेल्दी नींद लोगे, तो मेमोरीज अच्छा होगा। तो मैं उसको सर फॉलो करता ही था, 6 से 7 घंटे सोता ही था। एक चीज से मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ एराइज मेडिकल एकेडमी से और दूसरे इंस्टीट्यूशन में, शायद वहां ये नहीं हुआ होगा। कि जब एग्जाम का डे था सर, सुबह में 5 बजे जब हम बस में बैठे, तो अचानक से खलील सर आए। और खलील सर ने जो मोटिवेशन सर उस टाइम दिया कि आपको 300 क्वेश्चन तक लड़ना है, कभी भी बीच में ये नहीं सोचना है कि आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है गलत हो रहा है। क्योंकि हर एग्जामिनेशन में 50-60 क्वेश्चन ऐसे होता है वो डिफिकल्ट होता है, उसको टॉपर भी सॉल्व नहीं करता। इसीलिए टॉपर कभी 250 से ऊपर लेके मार्क्स नहीं आता, या फिर 300 क्वेश्चंस में 300 लेके नहीं आता। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में यही सोचना कि वो 50 क्वेश्चंस आपके सामने अभी आ रहे हैं, सही तो बात। इससे आप फोकस्ड रहोगे। और सच बोलो, सच पूछिए सर, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं 10-10 क्वेश्चन सही कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये सही है या गलत है। फिर मुझे खलील सर की बात याद आती थी सर, उन्होंने बोला है कि आपको फाइट करना है 300 क्वेश्चंस तक, और मैं इसके कारण सर फुल फोकस से क्वेश्चंस का आंसर करता था। चलो, ओवरऑल, सो दिस वाज
आई वुड से दिस वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन। हमारी जो बातें हुई काफ़ी हेल्दी बातें हुई। बहुत सारे आपके जो जूनियर्स देखेंगे इंटरव्यू को, आपके जूनियर्स है या फिर आपके जो दोस्त हैं, होपफुली यस है ना, जितने भी लोग देखेंगे उनको इससे फायदा तो जरूर पहुंचेगा। सो यस डॉक्टर राइट चंद, सर। वंस अगेन हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस आपको, थैंक यू सर। आपकी फैमिली को। जैसे आपने बताया काफ़ी आपने स्ट्रगल किया लाइफ में, है ना। तो अब जो जो लाइफ का एक जो फेज था वो तो कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद आपका इंटर्नशिप होगा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जहां भी जाइए बहुत मेहनत से करिए काम, है ना। क्योंकि अभी तो सिर्फ एक स्टूडेंट लाइफ खत्म हुई, लाइफ ऑफ अ क्लिनिशियन अब आपकी स्टार्ट होगी। अब जो होता है ना एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है अब, ठीक है। तो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के टाइम में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि इंटर्नशिप में वो हॉस्पिटल की ड्यूटी से भागते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। 9 to 5 अगर आपकी ड्यूटी है, प्लीज आप ड्यूटी करिए। या जो भी, अगर सीनियर्स आपको जल्दी छोड़ देते हैं आप जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको कहूंगा हर डिपार्टमेंट में हार्ड वर्क करके काम करो। क्योंकि नीट पीजी हो या जो भी स्पेशलाइजेशन कोर्स है ना, INICT है, नीट पीजी है, या जहां भी आप जाना चाहोगे फ्यूचर में स्पेशलाइजेशन के लिए ना, मोस्टली क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्ट तो काम आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम आएगा आपका पेशेंट का जो ओरिएंटेशन होगा, वो बहुत ज्यादा काम आएगा। सो मैं आपको लाइफ में ये सजेस्ट करूंगा, अब जो आप पेशेंट को देखने वाले हो ना, तो आई वुड से कि योर पेशेंट विल बी योर बेस्ट टीचर। ये चीज वो जो हम लोगों ने भी यही किया है कि हम लोग जितने भी चीज किताब में पढ़ते थे, एक एक चीज पेशेंट के अंदर में देखते हैं, सब चीज है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, पेशेंट जो आपके लाइफ का बेस्ट टीचर है। तो पेशेंट को वो रिस्पेक्ट भी देना है, वो सिंपैथी भी देना है, वो जो होता है एक जो एक मोहब्बत है ना। वो सब चीजें राइट जो सर। है, ये सब चीजें लाइफ के लिए मतलब सिंपल सिंपल चीजें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम पे आप काफी यंग है, लेकिन आप जब बड़े हो जाओगे बहुत, जैसे मान लीजिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत प्रेशर आएगा कभी कभी, है ना। कितनी बार ऐसा प्रेशर आएगा लाइफ में ना कि यार आपको लगे बहुत इरिटेट हो जाओगे, वो टाइम पे अपने आपको कंट्रोल रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो बहुत लाइफ के जो डिफिकल्ट फेज में जो आपका डिसीजन होगा पेशेंट के साथ में, लाइफ सेविंग सिचुएशन पे, वो बड़ा आदमी बनाएगा आपको। सब्जेक्ट्स तो एक तरफ है, सब्जेक्ट्स है, टीचर सब एक तरफ है, लेकिन इंसान में जो सबसे बड़ा आदमी बनाएगा वो आपके पेशेंट्स, है नहीं। आपके पेशेंट्स आपको कितना एक्सेप्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी जाएंगे हार्ड वर्किंग है, आप अच्छे आदमी हो, आप अच्छा काम करोगे, नो डाउट। लेकिन जहां पे अगर पेशेंट्स में एक बार आपका एक्सेप्टेंस हो गया, पेशेंट्स पे जो आपका जो एक यकीन होता है ना, वो डेवलप हो गया, वो आपको बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। सही है ना। तो अभी रुकना नहीं आई है विल फॉलो। है ना। बिल्कुल इंटर्नशिप के टाइम में आपको पेशेंट्स भी देखने, हर डिपार्टमेंट में पेशेंट्स के साथ साथ में जिस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो, हर डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट पूरा फिनिश करो, रिवाइज करो आप सब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर सर्जरी में 52 डेज की पोस्टिंग है, उतने दिन में पूरा सर्जरी रिवाइज करो। मैं कहूंगा कि नीट पीजी हो या INICT है, जो भी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है ना, वो नॉलेज और ज्यादा डिमांड करता है, थोड़ा सा और ज्यादा। यानी कि अब तक आपने जो पढ़ाई किया है ना, 20 से मैं समझिए कि 20 to 30% उस नॉलेज में और ऐड करने हैं आपको, और ज्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए आपको। अब जो होगा नीट पीजी एग्जाम आप लिखोगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसमें नॉलेज भी चाहिए डेप्थ में, और साथ में आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर भी है वो भी चाहिए, ठीक है ना। तो राइट इंटर्नशिप सर। के साथ में बुक्स को मत छोड़ना आप कैसे भी करके, ठीक है ना। साथ में MCQ सब कुछ करना है अच्छे से, है ना। तो ये कि मिनिमम आपका टारगेट रहे कि भाई आप किसी न किसी एक स्पेशलाइजेशन कोर्स में एंट्री हो जाए। उसके बाद समझिए कि लाइफ का जो एक होता है ना कि हाँ भाई चलो अब लाइफ लग रहा है सेट है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए, पीजी के लिए आप जरूर आगे बढ़ना लाइफ में, ठीक है। तो है ना, तो ऑलवेज हम लोग होपफुली सोशल मीडिया के थ्रू हो या फोन के थ्रू हो, वी शैल ऑलवेज बी इन कांटेक्ट। आप मुजफ्फरपुर से हैं तो कभी न कभी हमारी मुलाकात होती रहेगी बिहार में, है ना। जी डेली जी सर, मुलाकात बिल्कुल। होती रहेगी, आप कहीं पे भी रहोगे, है ना, होपफुली मुलाकात होती रहेगी। तो ऑलवेज आई स्टे। विल बी ब्लेस्ड सर कि आप आएंगे यहाँ पे, और नहीं नहीं, पक्का पक्का हमें। पक्का पक्का, मैं जब भी आपके तरफ का ट्रिप होगा पक्का मुलाकात होगी हमारी, ठीक है। तो आपके सर फैमिली हमने आपको बहुत परेशान को किया है पूरे इस जर्नी में, आप हम चाहते हैं कि आप हमें परेशान करें और हम आपके लिए सर हाजिर रहे हर जगह। ऑलवेज ऑलवेज वी शैल ऑलवेज बी इन कांटेक्ट, ठीक है। सो कीप शाइनिंग एंड थैंक यू कीप सर। वर्किंग हार्ड, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने पूरी फैमिली को जो पूरी फैमिली को मेरे तरफ से, ठीक है, आप सब लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। So overall, this was a great interview, and for sure, the people who are going to watch, they are going to be benefited with this interview. So, Dr. Chandan, thank you so much for being here, and thank you so much for sharing your experience. Right. So, I wish you all the best. Keep shining, keep rocking. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।